मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सैटरडे को जिस दिन लेक्चर मैंने नहीं लिया था उस दिन गणेश चतुर्थी थी। प्रीवियस गणेश चतुर्थी शायद आप लोगों को याद हो, लेकिन वी हैड अ ग्रेट फन। हमने हमने हम लोगों ने भी बहुत नाचा था, बहुत डांस किया था। वो पुरानी मेमोरीज थी बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। ये पैंडेमिक अब तो मेरे को लग रहा है फ्रॉड है, ये पता नहीं 75% लोग अब ठीक हो रहे हैं, मतलब रिकवरी रेट है 75%। चलिए, मतलब नॉर्मल फीवर वगैरह भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ठीक है। जो भी है, तो सबको वेरी बेस्ट विशेस फॉर गणेश चतुर्थी। और ये तो ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 दिन का है, इट विल कैरी ऑन फॉर शायद 10 डेज कैरी हो जाए, फिर वो विसर्जित की जाती है। जो भी है, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, बस मुझे पुरानी कुछ बातें याद है कि हमने बहुत एंजॉय किया था, ठीक है। शायद आप लोग ने भी बहुत एंजॉय किया था। अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैंने देखा कि वो पता नहीं शायद गणेश चतुर्थी की या क्या, लेकिन लेक्चर बहुत कम लोगों ने देखा है अभी तक। तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से कि लेक्चर्स देखो, बहुत जरूरी है लेक्चर्स देखना। लेक्चर्स नहीं देखोगे तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। पीछे नहीं रहना है तो लेक्चर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो देखो मैं नहीं रुक सकता, मेरे को लेक्चर्स अपलोड करते रहने पड़ेंगे। तुम शायद ऐसा सोच रहे, देखो अभी बहुत लोगों ने ये सोच के रखा था कि नीट और जेईई एग्जाम्स नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया होना है तो होना है। अब एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब कोई लाख नाक रगड़ ले या कोई कुछ भी कर ले, एग्जाम्स तो होंगे भाई साहब, ठीक है। एग्जाम्स होंगे और गवर्नमेंट जानती है कि अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी तब भी एग्जाम्स होंगे। तो ये सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर 15 सितंबर तक एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद शायद वो अलाउ कर दे इंस्टीट्यूशंस का भी खुलना। तो वो शायद में है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो अलाउ करेंगे। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम के बाद कैसा रिस्पॉन्स आया है, मतलब कितने लोगों ने सेफ फील किया या नहीं फील किया, उस बात पे डिपेंड करेगा। तो अपन क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फालतू की बीसी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने स्फीयर्स इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। हमने क्या किया था, एक टॉपिक देख रहे हैं स्फीयर, हमने स्फीयर टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया था। और स्फीयर में मेरे पास 4 तरीके के स्फीयर मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंडक्टिंग हॉलो, फिर मैंने आपको बताया कंडक्टिंग सॉलिड, फिर तीसरा आएगा नॉन कंडक्टिंग हॉलो, और चौथा जो होगा वो हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, ठीक है। ये 4 तरह का स्फीयर है जिसके बारे में आपने क्या करना है, पढ़ना है। अब इसमें याद क्या रखना है, कंडक्टिंग हॉलो मतलब अंदर से खाली है, पूरा अंदर से खाली है। जो भी चार्ज आप इसमें सप्लाई करोगे तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जो भी इसको एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा वो इवनली इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम। अगर हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने सप्लाई किया वो क्या हो जाएगा, इवनली इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कभी भी कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता, मतलब कंडक्टर के अंदर में कोई फील्ड नहीं रहता। तो अगर कोई फील्ड नहीं है इसका मतलब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो भी तुमने एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड कराया है वो क्या करेगा, कंडक्टर के सरफेस में खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब सिंस यहाँ पर हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर वाज सेम, था, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट का जो चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब सिंस ये जो चार्ज है उस स्फीयर के सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है,
ये जो चार्ज है वो स्फीयर के सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया सिग्मा। यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की हम डिफाइन करेंगे सिग्मा। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चार्ज, अब बोलोगे सर ये तो 3 डायमेंशन डायग्राम था, आपने सिग्मा क्यों डिफाइन किया, क्योंकि जो चार्ज है वो तो सिर्फ सरफेस पे है, अंदर कभी चार्ज गया क्या नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे सिर्फ सिग्मा। अब अगर मैं बोलूं कि कंडक्टिंग सॉलिड है, इसमें और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये पूरा मटेरियल से भरा पड़ा है, ये पूरा जो है वो मटेरियल से भरा पड़ा है, लेकिन इसमें भी जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज जो होता है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी के कारण इवनली सरफेस पे आ जाता है। अब कंडक्टर के प्रॉपर्टी के कारण अगर इवनली सरफेस पे आ गया तो इसमें भी जो चार्ज था Q वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर भी आप डिफाइन क्या करोगे, सिग्मा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था इसके सरफेस में भी वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसमें और इसमें अगर आप सोचोगे तो मास का अंतर है, अगर मैं सेम रेडियसेस के स्फीयर्स ले लूं ना तो हॉलो वाले का मास कम होगा, सॉलिड वाले का मास ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन हम मास के बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे है वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे भी है, मतलब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं क्या, दोनों एक जैसे हो सकते हैं, देखते हैं और आगे। फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बताया था। अच्छा, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में एक डिफरेंस की प्रॉपर्टीज की, क्या डिफरेंस है सर प्रॉपर्टीज की, कंडक्टर में जब आप चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करोगे, मान लो कंडक्टर को तुमने एक्स्ट्रा चार्ज यहां पे प्रोवाइड किया तो कंडक्टर क्या करता है, पूरा चार्ज खुद ब खुद, पूरा चार्ज खुद ब खुद इसके सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं कंडक्टर के बारे में बात करूं कभी भी तो कंडक्टर क्या करता है, जो भी तुमने एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड किया वो उसके सरफेस पर इवनली खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन नॉन कंडक्टर पर अगर तुमने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और हॉलो है, अंदर से खाली है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता और तुमने इसको अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्यों कर दिया होता तो जिस रीजन में तुमने चार्ज सप्लाई किया है ना उसी रीजन में चार्ज स्टोर होके रह जाता, जिस रीजन में तुमने चार्ज सप्लाई किया है उसी रीजन में चार्ज क्या होता, स्टोर होके रह जाता। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कराना है चार्ज, मैं चाहता हूं कि इसके पूरे सरफेस में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी एक पॉइंट पे दे देंगे तो वो तो वहीं का होके रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, क्यू को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, क्यू को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसके सरफेस में चिपका देते हैं, जो भी हॉलो स्फीयर है उसके सरफेस में इवनली क्या करते हैं, चिपका देते हैं। अब यहाँ पे भी अगर ये अंदर में हॉलो है तो यहाँ पे भी हम डिफाइन क्या करेंगे, सिग्मा। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो हॉलो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तीनों आइडेंटिकल लग रहे हैं क्या, जुड़वा नहीं तिड़वा लग रहे हैं। जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर, वैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। इन दोनों में बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन खुद से हो गया था, हमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसमें क्या करेंगे, इसमें चार्ज जो Q है इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सरफेस पे खुद से क्या करना है, अपने को चिपकाना है ताकि जो Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमने दिया था वो इवनली इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बात समझ में आ रहा है? इन सबसे अलग है, इन सबसे अलग है और इन सबसे खास है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड का जो कांसेप्ट है वो तुमको ग्रेविटेशन चैप्टर में भी काम आएगा। तो ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग, कुछ लोग बोल रहे हैं सर इस बैच में वो हो गया, उस बैच में ये हो गया, वो हो गया, अभी ये खत्म होता ही ना ग्रेविटेशन 3 दिन में मेरा खत्म हो जाएगा। अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये कंडक्टर पार्ट समझ में आ जाएगा ना अच्छे से तो हार्डली 3 दिन में मैं ग्रेविटेशन खत्म कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि तुमसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाले, जितना बाकी क्लासेस में लोगों ने पढ़ाया होगा उससे ज्यादा मैं तुमको पढ़ा दूंगा अगर तुमको ये कंडक्टर समझ में आ गया। ये पढ़ा मैं रहा हूँ स्फीयर के नाम से, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से, लेकिन इसके कांसेप्ट जो होंगे वो सीधे सीधे रिलेट होंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक कांसेप्ट से 2 चैप्टर्स लिंक हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। और अब का जो ट्रेंड है ना, पहले ग्रेविटेशन को थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया जाता था, पहले ग्रेविटेशन से ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछते थे, लेकिन जब ऐसा लगा कि नहीं ये तो सिमेट्री से चल रही है भाई, जब ये ऐसा लगा उनको क्वेश्चन सॉल्व करने तो सिमेट्री से कर सकते हैं बच्चे, तो
तो अब उन्होंने क्या किया है, ग्रेविटेशन को और ज्यादा इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, ग्रेविटेशन से और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको ये कांसेप्ट जो यहाँ पे सीखना है वो ग्रेविटेशन में भी लगाना है, तो ध्यान से देखेंगे। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, इन सब का वो होता है ना, शायद मैंने इससे पहले लेक्चर में बोला, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, तो दिस वन इज द शेर, ठीक है। ये शेर अकेला आएगा, एग्जाम में यही आएगा, ऐसा बोलना गलत होगा, एग्जाम में ये भी आ सकते हैं, लेकिन ये शेर है, मोर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस शेर। अब अगर मैं बोलूं कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है मेरे पास स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर तो कहीं पे भी चार्ज प्रोवाइड करते तो वहीं का होकर रह जाता है, कहीं पर भी अगर आप चार्ज प्रोवाइड करते तो वहीं का होकर रह जाता, तो अगर वो वहीं का होकर रह जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज को खुद से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इवनली, मतलब थ्रू आउट द सरफेस आप क्या करोगे, थ्रू आउट द वॉल्यूम आपको चार्ज Q को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर अब देखो, इसमें सिग्मा डिफाइन किया था। सिग्मा क्यों डिफाइन कर रहे थे भाई साहब, क्योंकि जो भी चार्जेस थे वो सरफेस पे आ रहे थे, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अपने को डिफाइन करना पड़ेगा रो। रो क्यों डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो इवनली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, देखो क्लासिफिकेशन वाइज हमारे पास 4 तरह के स्फीयर है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो 1 2 3, इन 3 सुअरों को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा और वो एक शेर का एक अकेला क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास 1 2 3 सुअर वाले क्वेश्चन एक जैसे और एक शेर वाला क्वेश्चन एक जैसा। तो हम क्या करेंगे ना, पहले ये सुअरों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर शेर के बारे में अकेले से पढ़ेंगे। ये शेर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुमको ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएगा। अगर तुमको शेर की कहानी आती है तो तुम ग्रेविटेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करेंगे, नोट करेंगे, धाकड़ तरीके से क्या करेंगे, डेरिवेशन बनाएंगे। डेरिवेशन बताऊंगा, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है भाई साहब। डेरिवेशन जो होगा, मेडिकल वाले बच्चे तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, फोटो देखेंगे और फॉर्मूला, फोटो और फॉर्मूला। जेई वाले बच्चों को डेरिवेशन देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि उनके लिए वहां पे क्वेश्चन आएंगे डेरिवेशंस को रिलेट करते हुए, ठीक है। जिस तरह से डेरिवेशन करेंगे उस तरह के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा, लेकिन पहले डेरिवेशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पॉज कर लेता हूं थोड़ा। आगे देखते हैं, ठीक है। अब वो 3 तरह के स्फीयर्स एक साथ पढ़ेंगे। 3 तरह के स्फीयर्स कौन-कौन, कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। और वो जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसको अलग से पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग हॉलो, इन तीनों की बात कर रहे हैं। CH, CS और NCH, ठीक है। तो किसी के नाम नहीं लिखे मैंने, कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग हॉलो, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या क्या करोगे, क्या क्या जानते हैं कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करना अपने को सीखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक चार्ज हॉलो कंडक्टिंग शेल है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो शेल है या सॉलिड कंडक्टिंग शेल है, तो उनके कारण किसी भी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ये कैलकुलेट करना सीखना है। और क्या कैलकुलेट करेंगे, इनके ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ग्राफ्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, जो चार्ज सिस्टम है उसके कारण क्या एनर्जी है, ये सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है बस। हम क्या करने वाले हैं, CH, CS और NCS के बारे में बात करने वाले हैं। मान लो ऐसा था, कंडक्टिंग हॉलो बोल दो, कंडक्टिंग सॉलिड बोल दो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो बोल दो, सब में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिग्मा का है। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना सीखना है।
मान लो ये इसका सेंटर होगा और इसमें जो चार्ज था वो कितना था, क्यू आउट ऑफ चार्ज था, जो इवनली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब इसके सेंटर से मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। ए, बी और सी मैंने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए। अब ए जो पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या हो गया, कंडक्टर के बाहर का पॉइंट हो गया क्या? बिल्कुल। बी पॉइंट जो है वो कंडक्टर के सरफेस का पॉइंट है और सी पॉइंट जो है वो कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है क्या? हाँ सर, ये बिल्कुल है। अब अगर मैं एक एक करके फील्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं, सपोज कोई मुझसे बोलता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। अगर तुमसे कोई बोलता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, अगर पॉइंट सी पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सी जो पॉइंट है वो कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है क्या? सी जो पॉइंट है वो तो कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है। अगर सी कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सर हमने पढ़ा था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 क्यों लिखा? क्योंकि हमने कंडक्टर के प्रॉपर्टीज में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। बहुत ही काम का पॉइंट था, इसलिए पहले कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बताई, तब जाके स्फीयर के बारे में बताना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज नहीं आती तो स्फीयर में फील्ड कैलकुलेट करना नहीं सीख सकते थे। ठीक है सर जी। फिर क्या करते हैं, बी पॉइंट पर बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले ए पॉइंट पर देखते हैं। ए पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, हम चाहते हैं फील्ड कैलकुलेट करना एट पॉइंट ए। अब अगर पॉइंट ए पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट ए पर अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकता हूं क्या? अब देखो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर ये स्फेरिकल शेप का मेरे पास चार्ज है और मुझे इसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस बनाना है, तो ये जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। अब गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होने के लिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होने के लिए ध्यान से देखना, जितने सेपरेशन पे यहां से उतने पे यहां से उतने पे यहां से, मतलब ऐसा बोल सकता हूं सेंटर से यहां की दूरी, सेंटर से यहां की दूरी, यहां की दूरी, यहां की दूरी, यहां की दूरी, हर पॉइंट की दूरी फ्रॉम सेंटर सेम है क्या? अब अगर हर पॉइंट की दूरी सेंटर से सेम है तो मैं यहां पर जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है कंडक्टर के बाहर, वो एक स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनाया है। अब एग्जाम में अगर ये कभी भी आएगा ना तो तुमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि अगर तुमको फील्ड कैलकुलेट करना है किसी आउटसाइड पॉइंट पर, तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अबाउट हम क्या करने वाले हैं, गॉसियन सरफेस बना दिया हमने। मान लो ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस का यहां से यहां तक दूरी कितनी है, r, और ये जो स्फीयर है इसका खुद का रेडियस कितना है, कैपिटल R। जो चार्ज कंडक्टर है उसका खुद का रेडियस है कैपिटल R, और यहाँ पर जो सेपरेशन है गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल R। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ना, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। पॉइंट ए पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब R ग्रेटर देन पॉइंट R पर, R ग्रेटर देन कैपिटल R पर हमें क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। अब हम क्या जानते हैं, अब हम ये जानते हैं कि अगर मान लो ये ऐसा सोचते कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसको छोटा करता जाओ, छोटा करता जाओ, छोटा करता जाओ, जब इसको छोटा करते जाओगे तो ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा। जब आप इसको बहुत छोटा करके चले जाओगे, इसका रेडियस मान लो आपने बहुत छोटा कर दिया, तो ये पॉइंट चार्ज बनता चला जाएगा। अब अगर ये पॉइंट चार्ज बनता चला जाएगा तो पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलते थे, पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलते थे वो रेडियली आउटवर्ड भागते हैं क्या? तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, अगर मैं बोलूं ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज में से जो फील्ड्स निकलेंगे वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे क्या, हर डायरेक्शन में। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं तो ध्यान से देखो, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट, जैसे मुझे पॉइंट ए पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए पर अगर आप देखोगे तो जो एरिया वेक्टर है वो भी रेडियली आउटवर्ड है,
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं वो भी रेडियली आउटवर्ड है। सर मेरे को ना ये समझ में नहीं आया, फील्ड लाइंस आपने बाहर क्यों दिया? ये जो फील्ड लाइंस थे, फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको मैंने रेडियली आउटवर्ड दिखाया है। क्यों ऐसा दिखाया है? इसको सोचने का एक और तरीका होता है। एक और तरीका क्या होता है, मान लो इसको तुमने ऐसा कट करना स्टार्ट कर दिया, तो जब तुम इसको ऐसे कट करना स्टार्ट करोगे तो तुमको रिंग्स में एलिमेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे क्या? अब मैं यहाँ पर देखो, मैं फाइंड कर रहा हूँ CH सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग हॉलो। इतनी गाड़ियां चलती ना, सबको आग लगा दो। कौन बजा के जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये इनको अगर आप रिंग्स में कट करना स्टार्ट करोगे तो हर एक जो रिंग तुमको मिले, अब हर एक जो एलिमेंट तुमको मिलेगा वो रिंग शेप का मिलेगा क्या? तुम खुद से इमेजिन करो ना, एक कंडक्टिंग शेल ले लो, शेल ले लो मतलब अंदर से खाली, ऐसे 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 उसके एलिमेंट्स काटना स्टार्ट करो, तुमको रिंग शेप का एलिमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिंग वाले डायग्राम में देखना, रिंग में हमने फील्ड कैलकुलेट किया था उसके एक्सिस पे। अब रिंग पे उसके एक्सिस पे जो फील्ड आता था वो एक्सिस के अलॉन्ग ही आता था। तो यहाँ पर अगर रिंग तुमने यहाँ पे अज्यूम किया होता तो उसके एक्सिस में आता। अब एक्सिस में आएगा मतलब क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा क्या? या अगर ये मुश्किल लग रहा है समझने के लिए तो आप तो ये समझ लो कि अगर ये पॉइंट चार्ज होता, अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो फील्ड लाइंस तो रेडियली बाहर निकलते ना। तो हमने ऐसा मान लिया। अब पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि इसका जो रेडियस है वो टेंडिंग टू 0 होगा। कैपिटल R के सामने अगर स्मॉल r का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो कैपिटल R वाले चार्ज को मैं पॉइंट चार्ज बोल सकता हूं। अब अगर फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, देखो इस वाले पॉइंट पे फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड। हम गॉसेस थ्योरम से क्या जानते हैं, फ्लक्स जो है, फ्लक्स कैलकुलेट करने का दो तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dA वेक्टर इक्वल्स टू qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ हम फॉर्मूला जानते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dA वेक्टर इक्वल्स टू qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला चलता है हमारे पास। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, E dA cos 0 qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का वैल्यू होता है 1 और सिंस यहां से जितनी दूरी पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये शेल से अगर तुम देखोगे यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, हर जगह की दूरी सेम है, तो हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ना, तभी तो गॉसियन सरफेस वैसा बनाया है। अब अगर मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dA, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब ये पूरा स्फीयर का जब तुम एरिया फाइंड आउट कर लोगे, हम हमेशा ये dA में एरिया किसका ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं। ये भाई किसी को डाउट हो गया सर ये एरिया किसका ले लो, अरे जो गॉसियन सरफेस बनाया जाता है ना उसका एरिया होता है dA, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA जो होगा वो हो जाएगा qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना, तो ये जो गॉसियन सरफेस था जिसको मैंने रेड से बनाया था उसके अंदर में चार्ज कितना है, ये जो गॉसियन सरफेस है जिसको मैंने रेड से बनाया है उसके अंदर में कैपिटल Q अमाउंट का चार्ज है, तो qn के प्लेस में कैपिटल Q रखा जा सकता है, तो यहां पे रख देंगे कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dA, छोटे 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 सारे dA को जब आप ऐड कर दोगे तो मैंने आपको बताया था फुटबॉल के जैसा, जब भी स्फीयर होगा तो स्फीयर को इमेजिन करो फुटबॉल के जैसा। अब उसमें वो ऐसे वो ऑक्टागोनल शेप के एरियाज बने होंगे ना, सारे ऑक्टागोनल एरियाज को अगर तुम ऐड कर दोगे तो उस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा क्या? तो इंटीग्रेशन ऑफ dA के प्लेस में लिख देंगे E into 4 pi कैपिटल R का स्क्वायर, इंटीग्रेशन dA के प्लेस में लिख दिया 4 pi R स्क्वायर और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा Q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो देखा देखा लग रहा है सर, Q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये तो देखा देखा लग रहा है सर, 1/4 pi एप्सिलॉन को K लिख दो। तो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ रहा है, KQ अपॉन स्मॉल r आएगा, यहाँ पर स्मॉल r का स्क्वायर, सॉरी KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये देखा है क्या कहीं पे फॉर्मूला, कहाँ देखा है बोलो तो भाई साहब? पॉइंट चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में जब भी पॉइंट चार्ज से किसी स्मॉल r सेपरेशन पर, पॉइंट चार्ज से किसी स्मॉल r सेपरेशन पर जब फील्ड कैलकुलेट करना होता था तो फॉर्मूला ऐसे ही आता था क्या, KQ r स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो r की दूरी है वो इसके सेंटर से है क्या,
ये जो स्मॉल आर, जो कैपिटल आर में नहीं बोल रहा, कैपिटल आर इस कंडक्टर का रेडियस था, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं स्मॉल आर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो जो स्मॉल आर है वो इसके सेंटर से यहाँ की दूरी है क्या, पॉइंट ए की दूरी है जहाँ पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखें और कैपिटल क्यू जो चार्ज है जो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस फॉर्मूले को देखकर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जब भी मुझे एक कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग हॉलो के लिए फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए देखो यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो कंडक्टर था, स्फीयर था, वो पॉइंट चार्ज से जैसा बिहेव कर रहा है। समय को नहीं समझ में आ रहा है? अगर आप फॉर्मूले को देखो मैंने इनसाइड वाले पॉइंट में आपको बता दिया, इनसाइड वाले पॉइंट में क्या है, 0 आना है, बिल्कुल सही है। आउटसाइड वाले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आउटसाइड वाले पॉइंट में फॉर्मूला लिखा है कि q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर आ रहा है। अब स्मॉल r क्या था, स्मॉल r जो है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर से जिस पॉइंट पर अपने को फील्ड कैलकुलेट करना है वहां की दूरी है क्या। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम आता अगर मैं बोलता कि ये कंडक्टर नहीं होके, अगर ये कंडक्टर नहीं होके एक क्यू अमाउंट का टेस्ट चार्ज या क्यू अमाउंट का पॉइंट चार्ज मैंने इसके सेंटर में रखा होगा, तो स्मॉल r के सेपरेशन पे इतना ही फील्ड आता क्या जो ये आ रहा है q अपॉन r स्क्वायर। मतलब ऐसा बोला जा सकता है क्या कि अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है या एक कंडक्टिंग हॉलो, नॉन हॉलो जो भी है जिसके मैं बात कर रहा हूं, वैसा स्फीयर है अगर, तो अगर एक आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है तो फॉर आउटसाइड पॉइंट कंडक्टिंग स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं क्या। फॉर इन ऑर्डर, ये अभी जो मैं नोट बोलूंगा वो लिख लेना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फील्ड, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फील्ड बिकॉज ऑफ अ स्फीयर, कौन सा स्फीयर, ब्रैकेट में लिख लेना, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो और कंडक्टिंग सॉलिड। ऐसे तो इन जनरल सारे स्फीयर्स भी होता है, आप ये लिख लेना कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फील्ड बिकॉज ऑफ अ स्फीयर, बिकॉज ऑफ अ चार्ज स्फीयर at any separation small r from the center of the sphere will act as a point charge kept at the center of the sphere। बात समझ में आया है क्या? ये नोट पॉइंट लिखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। In order to calculate electric field at any point outside the sphere, sphere के बाहर में किसी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है तो the sphere will behave the same way as a point charge kept on the center would have been behaved। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी मैं आपको क्या बोलूंगा कि आपको क्या करना है, एक आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट में आप ये कंडक्टर को देखना ही नहीं, आप क्या करना, इसको सिंपली ऐसा मान लेना कि प्लस क्यू का चार्ज रखा है सेंटर पे, जिससे r दूरी पर अपने को क्या करना है, फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, हाँ या ना। अब अगर कोई मुझसे बोलता है, देखो इनसाइड वाला पॉइंट पे कितना है, 0 है, बाहर वाले पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, पॉइंट चार्ज जो उसके सेंटर पे रखा हुआ है उसके जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा रखा हुआ नहीं है। जो कंडक्टर है वो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। अगर एक ऐसे पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है जो कंडक्टर के सरफेस के बाहर है, बात समझ में आ रहा है क्या? अब हमने दो पॉइंट पे कैलकुलेट कर दिया, बच गया पॉइंट बी। अगर मुझे पॉइंट बी पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बी, जब मुझे बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो बी के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, स्मॉल आर का वैल्यू अगर कैपिटल आर हो जाए, वो जो आउटसाइड पॉइंट में स्मॉल आर का वैल्यू था अगर वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो मुझे पॉइंट बी पे फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। तो पॉइंट बी पर फील्ड का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वो हो जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला याद रखोगे कि इनसाइड पॉइंट के लिए जब भी मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है और अगर वो कंडक्टर है, ठीक है, वो कंडक्टर है तो उसके अंदर में फील्ड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कंडक्टर हो, कंडक्टिंग सॉलिड हो, कंडक्टिंग हॉलो हो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, तीनों ही केसेस में अंदर में फील्ड क्या है, 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, कोई बिकॉज़ वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता है। फ्लक्स 0 होने का मतलब वहां पर
फील्ड जीरो हो जाएगा, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद क्या रखेंगे कि किसी ऐसे पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना जो कंडक्टर के सरफेस से बाहर है, उसके लिए कंडक्टर विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो पॉइंट चार्ज, स्फीयर को पॉइंट चार्ज से रिप्लेस करके पॉइंट चार्ज में जो भी फील्ड का वैल्यू होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये मेरे पास सेकंड हो गया। थर्ड में क्या कर देंगे, स्मॉल आर के प्लेस में कैपिटल आर जब आप रिप्लेस कर दोगे तो वहां पर वो जो सरफेस के बाहर वाला पॉइंट था वो एट द सरफेस वाला पॉइंट आ जाएगा। अब ये तीनों फॉर्मूला, देखो मेडिकल में ये तीनों फॉर्मूला के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेई वाले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा डेरिवेशंस के साथ, क्योंकि उसको मिला के उनको क्वेश्चंस भी बनाते हैं। अब क्या बोलते हैं ना, इनके ग्राफ प्लॉट करने को बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि ड्रॉ अ ग्राफ between electric field, draw a graph between electric field and separation from the center। मतलब स्मॉल r और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बीच में ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाता है। देखते हैं कैसा ग्राफ होगा। हमें क्या करने को बोला गया है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लॉट अ ग्राफ between electric field and small r। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच में अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। देखते हैं भाई साहब। अब हमने क्या देखा था, जब तक स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R नहीं हो जाता तब तक फील्ड का वैल्यू जीरो है। जैसे ये कंडक्टर है, जब तक स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर नहीं होता तब तक इसका फील्ड जीरो है। मतलब ये जो स्मॉल r है, जिस इंस्टेंट पे स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R होता है उस इंस्टेंट पे इसका फील्ड कितना है, kq अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर आएगा। तो जब तक इसका वैल्यू कैपिटल R ना हो जाए तब तक फील्ड जीरो है। यहाँ पे फील्ड कितना हो गया, kq अपॉन R स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया क्या। इससे पहले जीरो से लेके R तक, जीरो से लेके सेंटर में जीरो मान रहा हूं, जीरो से लेके R तक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो। तो फील्ड जीरो है तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर मतलब 1 अपॉन r स्क्वायर, इनवर्सली वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है क्या r के स्क्वायर में। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो इस तरह से ग्राफ बनता है, 0 से r के बीच में कोई वैल्यू नहीं और r से लेके जब तक वो स्मॉल r का वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं होता तब तक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक के जैसा ग्राफ दिखता है, ठीक है, स्लोप थोड़ा ज्यादा हो जाता है बस। ऐसा कुछ मैंने तुमको बताया भी था ग्राफ में, नहीं बताया तो बस इतना याद रख लेना कि जब देखो r का वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा तो फील्ड का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ये ग्राफ और ये क्या हो गया, फील्ड का वैल्यू। फिर से मैं स्क्रीन पॉज करूंगा, आप नोट करना है इसको, फिर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। आगे देखते हैं, फील्ड कैलकुलेट कर लिया हमने। आगे अपने को पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वैसे ही देखते हैं। किसके लिए बात करें, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, इनके लिए बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस तरह का हमारे पास अरेंजमेंट है और हमने प्लस क्यू चार्ज को इवनली ऐसे थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं पोटेंशियल, हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल। अब फिर से 3 पॉइंट हो सकते हैं, एक पॉइंट है बाहर का, एक पॉइंट सरफेस का और एक पॉइंट सरफेस के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले पॉइंट ए पे लिखना चाहता हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब ये बहुत ही आसान है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया होगा तो बहुत ही आसान है। मैंने आपको क्या बताया था, फील्ड का जब मैंने डेरिवेशन किया था तो उसके बाद हमारे पास ऐसा आया था कि फॉर आउटसाइड पॉइंट ये जो चार्ज कंडक्टर है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा जो पॉइंट चार्ज के सेंटर पे रखा हुआ। अब अगर ऐसा मान लो कि इस पे टोटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज था, तो क्यू चार्ज अगर यहाँ पर रखा है तो ए पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, KQ अपॉन
आर ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? या यहाँ से यहाँ तक अगर आप सेपरेशन देख रहे हो, ये मान लो आर ए का सेपरेशन है, तो क्या लिख देंगे, ए पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने क्या लिख दिया, के क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। अब बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया? तो कैसे लिख पा रहे हैं, क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा अभी देखा था हमने डेरिवेशन में कि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो चार्ज स्फीयर है, आउटसाइड पॉइंट के लिए चार्ज स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज kept at its center, kept at the center of the sphere। अच्छा, अब अगर ये आर ए वाले पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट में ये है, इसका खुद का रेडियस हमने कितना माना है, कैपिटल आर का। तो पोटेंशियल अगर मुझे पॉइंट बी पर कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल अगर मुझे पॉइंट बी पर कैलकुलेट करना है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर कर देंगे क्या, स्मॉल आर के प्लेस में कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, तो सरफेस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब कंडक्टर के अंदर जो रीजन है, यहाँ पर ये जो रीजन है हमारे पास, ये क्या है, जीरो फील्ड का रीजन है क्या? अगर फील्ड जीरो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब उस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। ये हमने देखा था, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV अपॉन dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब उस रीजन पर जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो कांस्टेंट होगा क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप अंदर जाना स्टार्ट करोगे, अंदर वाले रीजन में थ्रू आउट आपको पोटेंशियल कांस्टेंट मिलने वाला है। अब सर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा तो कितना मिलेगा? जो सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू होगा वही थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पर अगर आप फाइंड करोगे, मान लो इधर फाइंड करते, इधर फाइंड करते, इधर फाइंड करते, इधर फाइंड करते, किसी भी पॉइंट पर जो कंडक्टर के अंदर है, अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया होगा, तो पोटेंशियल आपको किसी भी इनसाइड वाले पॉइंट पर, किसी भी इनसाइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल आपको क्या मिलता है, के क्यू अपॉन आर। अब क्वेश्चन पूछते हैं कभी-कभी यहाँ पे, मान लो ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, मान लो ये दूरी इन्होंने दे दिया r/2 का और ये दूरी इन्होंने दे दिया r/3 का, और बोल रहे हैं कि c से d एक चार्ज को मूव करा दिया भाई साहब, एक पॉजिटिव चार्ज था उसको c से d मूव करा दिया, वर्क डन बताओ। अरे जितना पोटेंशियल यहाँ पे होता है, पोटेंशियल यहाँ पे है, पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने वर्क डन कैलकुलेशन में देखा था कि जब भी अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है तो चार्ज को मल्टीप्लाई करना होता है पोटेंशियल के डिफरेंस से। चार्ज को जो पोटेंशियल के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे तो वर्क डन मिल जाता था ना, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत ही आसान है। अगर तुमने पहले वाला फील्ड वाला कांसेप्ट समझा था कि फील्ड कैसे फाइंड आउट करते थे, तो ये सब बहुत ही आसान है। लास्ट में क्या करने बोलते हैं, लास्ट में वो बोलते हैं कि भाई साहब इसका ग्राफ भी बना दो, किसके बीच में, पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर के बीच में ग्राफ बनाना है। अब ये स्मॉल आर क्या है, तो सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब तक स्मॉल आर का वैल्यू, जब तक स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर रहता है, तब तक देखो इनसाइड वाले पॉइंट पे जीरो से लेके आर तक आप कहीं भी चले जाओ, जीरो से आर, जीरो से आर, जीरो से आर, हर जीरो से आर में पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट है क्या? तो पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट है जो कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, ये पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू कम होता जाएगा क्या? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का ग्राफ बनेगा ना, तो उसके बाद जो पोटेंशियल है उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था r² के, जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है r के। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। तो पोटेंशियल में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि अगर तुमको फील्ड का कांसेप्ट समझ में आ गया है, अगर तुमको फील्ड का कांसेप्ट समझ में आ गया है तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने में तुमको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जो ये मैंने तीन क्वेश्चन, तीन मतलब सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, नहीं सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड हॉलो कंडक्टिंग, इन तीनों का डेरिवेशन मैंने करा दिया। एक एनर्जी का टर्म भी बचेगा, तो एनर्जी वो लास्ट में देखेंगे। अभी क्या करते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, मेडिकल वाले बच्चों को डेरिवेशन नहीं जानना है और जेई वाले बच्चों को डेरिवेशन जानना है। जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। मेडिकल वाले बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रख लेंगे तो उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
जेई वाले बच्चे डेरिवेशन भी याद रखेंगे और वो रिजल्ट भी देखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट को अब लाया जा रहा है। अब ये जो रिजल्ट है ना उसी को बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे आगे, तो मैं आपको बता भी दूंगा जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा जो है न्यूमेरिकल वो डेरिवेशन के बेस है। देखते हैं तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका पूरा नाम लिख रहा हूं मैं। इससे पहले जो था उसका आधा का नाम लिख के मैंने छोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हमने क्या देखा था कि जो चार्ज है वो इवनली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होना है। जो चार्ज है वो इवनली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब ये जो क्यू चार्ज था, ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये जो क्यू चार्ज है वो पूरा वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहां से रो का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, और ये q ऊपर भेजो, इस तरह से रो का वैल्यू लिख सकते हैं क्या। तो मेरे को ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे बहुत ही सिंपल था भाई, ये तो बेसिक है जो पहले बताया था तुमको। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मेरे पास स्फीयर है आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, जिसका रो का वैल्यू कितना है 3q/4πr²। इससे पहले तक जो भी डेरिवेशंस आए थे वहां पर आया था सिग्मा, ठीक है। अब फिर से अपन को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहां पर फिर से क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले ना मैं, अब देखो फिर से तीन लोकेशन हो सकते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। फिर से क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन में डेरिवेशन में तीन लोकेशन हो सकते हैं ए बी सी। अच्छा मान लो ए पर अगर मुझे कैलकुलेट करना होता, मान लो अगर मुझे ए पर कैलकुलेट करना होता तो ए पर कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अब पता नहीं है रेड कलर आएगा कि नहीं तुम्हारे एग्जाम में। अगर मुझे ए पर कैलकुलेट करना होता तो इस तरह का गॉसियन सरफेस बनाते। अब तुम ध्यान से देखो, ये गॉसियन सरफेस आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ये स्फीयर जो है वो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा क्या। क्यों सर, क्योंकि अभी भी देखो तो पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर क्यों का चार्ज बैठा हुआ है। जब आप इसके लिए अगर आप डेरिवेशन करोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड और एरिया जो है वो भी रेडियली आउटवर्ड। तो जब दोबारा से आप गॉसियन थ्योरम लगाओगे तो बिल्कुल वैसा ही केस आ जाएगा क्या, जैसा हमने नॉन कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग हॉलो और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स के लिए देखा था। बिल्कुल वैसा ही पॉइंट आ जाएगा क्या। इसलिए मैंने जब तुमको वहां पे बताया था ना कि फॉर आउटसाइड पॉइंट, जब भी आउटसाइड पॉइंट होगा तो आउटसाइड पॉइंट के लिए कंडक्टर्स, अब वो सॉरी आउटसाइड पॉइंट के लिए जो स्फीयर्स है वो हमेशा पॉइंट चार्ज से रिप्लेस किए जा सकते हैं। और पॉइंट चार्ज को कहां पे रखना होगा, पॉइंट चार्ज को रखना पड़ेगा सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। आप जो भी पॉइंट चार्ज है उसको सेंटर ऑफ द स्फीयर पे रख के क्वेश्चन में आंसर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आउटसाइड पॉइंट के लिए बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बन रहा है या बिल्कुल वैसा ही कुछ डेरिवेशन आएगा जो नॉन कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड और सॉरी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग हॉलो में आया था। तो अगर मुझे आउटसाइड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ना, अगर मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा kq/स्मॉल r का स्क्वायर। जैसा मैंने वहां पे फाइंड किया था वैसा ही वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बस लॉजिक क्या याद रख लेंगे कि आउटसाइड पॉइंट पे, देखो ये बहुत ही काम का लॉजिक है, पोटेंशियल के जब क्वेश्चंस कराऊंगा तभी आपको काम आएगा। वहां पर आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर जो है वो पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर देंगे। जो पॉइंट चार्ज कहां पे रखना है अपने को, उसके सेंटर पे, ठीक है। जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सेंटर पे हम क्या कर देंगे, पॉइंट चार्ज को रख देंगे। अच्छा मान लो मुझे फील्ड कैलकुलेट करना होता, फील्ड एट पॉइंट बी। अब फील्ड अगर पॉइंट बी पे कैलकुलेट करना है तो स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दो। अगर पॉइंट बी पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है तो स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, kq/r²।
देखो ये दोनों ना बहुत ही आसान था, सरफेस पे फील्ड कैलकुलेट करना और आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। सरफेस पे फील्ड कैलकुलेट करना हो या आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना हो, इसके लिए सिंपल सा गॉसियन सरफेस जब बनाओगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल वैसा ही कंडीशन आ रहा है, कि बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बन रहा है जो हमने पहले देख लिया था, ये पहले डेरिवेशन में कर लिया था। अब क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इनसाइड पॉइंट के लिए देखेंगे। अब इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्यों बोल रहा हूं ना, क्योंकि जब आप इसमें देखोगे ना जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैक्सिमम इनसाइड पॉइंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ही आएंगे। अच्छा कभी-कभी जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कैसे पहचान करोगे, अगर आपको रो मिल जाए क्वेश्चन में, अगर आपको रो मिल जाए तो समझ जाना कि वो कंडक्टर तो नहीं है ऐसा। क्यों, क्योंकि कंडक्टर में रो हो ही नहीं सकता, कंडक्टर में रो डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, जो भी तुमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया वो तो सरफेस पे आ गया ना, अगर सरफेस पे आ गया तो वहां तो सिग्मा ही डिफाइन कर पाओगे। तो इस तरह से पहचान करेंगे क्वेश्चन में, आगे देखेंगे, वो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मान लो मुझे सी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ध्यान से देखना है इसका डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन तो देखो स्कूल कॉलेज के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन मेडिकल वाले बच्चे फॉर्मूला से याद रखेंगे काफी हो जाएगा। जेई वाले बच्चे जैसे ये मैं सॉल्व करूंगा ना वैसे उनको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे सी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट, सी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है। यहां पर एक गॉसियन अज्यूम कर लेते हैं, जहां पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना, पॉइंट सी पे कैलकुलेट करना था ना, तो उसको रेडियस मानते हुए मैंने क्या कर दिया, ग्रीन गॉसियन सरफेस बना दिया। यहां पे मैंने एक गॉसियन सरफेस, इस तरह से गॉसियन सरफेस बना दिया। अच्छा अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर सकता है तो फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड दिखाई देगा। तो किसी भी पॉइंट पर जब आप फील्ड दिखाओगे तो आप क्या दिखाओगे, फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऐसे दिखाएंगे EC, ठीक है। और यहां से यहां की जो दूरी है, यहां से यहां की जो दूरी है वो क्या है, इस बार RC मान सकते हैं क्या, सी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो जो गॉसियन सरफेस बना है उसकी दूरी में या उसका रेडियस में कितना मान लूं, RC मान लूं, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं फ्रॉम गॉसियस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल्स टू qm अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, हम ये जानते हैं। अच्छा और यहां से सी RC डिस्टेंस चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, हर जगह पर फील्ड का वैल्यू सेम होगा। अगर हर जगह पर फील्ड का वैल्यू सेम है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और हमने क्या देखा था कि जो एरिया वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है dA वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड है और फील्ड भी हमेशा रेडियली आउटवर्ड है। मतलब मैं इसको सिंपलीफाई करके ऐसा भी लिख सकता हूं ना, EDA cos 0 equals to qm अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट था, बाहर निकाल देंगे और ये cos 0 हो जाएगा 1, तो यहां पर आ जाएगा E, इंटीग्रेशन के अंदर dA आएगा। dA का मतलब इस गॉसियन सरफेस का एरिया लिखना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस का एरिया क्या लिखेंगे, 4 पाई RC का स्क्वायर। जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया लिख देंगे 4 पाई RC का स्क्वायर। देखो ये अगर तुम देखोगे ना तो ये एक गॉसियन थ्योरम का एक क्वेश्चन जैसा लग रहा है, बस जो डेरिवेशन है जैसे गॉसियन थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसा ही लग रहा है। अच्छा Q इनक्लोज, अभी Q इनक्लोज कितना है, कैपिटल Q है क्या। Q इनक्लोज का मतलब हो गया कि गॉसियन सरफेस जो तुमने बनाया है उसके अंदर में कितना चार्ज है। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ये जो ग्रीन सरफेस है ये मेरा गॉसियन सरफेस है क्या। अब Q इनक्लोज का मतलब होता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज रखा हुआ है। ये Q इनक्लोज का मतलब है कि गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज रखा हुआ है। अच्छा ये जो मैं फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर के चार्ज और बाहर के चार्ज दोनों के कारण होता है ना। जैसे यहाँ पर ये जो इक्वेशन होता है तो E जो यहाँ पे लिखते हैं वो जितने भी चार्ज अरेंजमेंट प्रेजेंट है सबके कारण है, और Q इनक्लोज लिखते हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज बस उसको ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पर जो मैंने E लिखा है वो पूरे चार्ज अरेंजमेंट के कारण है, अंदर का भी चार्ज और बाहर के भी चार्ज के कारण यहाँ पर हम फील्ड देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैं Q इनक्लोज लिखूंगा तो Q इनक्लोज का मतलब है ये जो गॉसियन सरफेस था उसके अंदर में कितना चार्ज रखा है।
अब Q इनक्लोज कैपिटल Q है क्या? नहीं, तो भारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी Q इनक्लोज ढूंढने के। अब कैसे ढूंढेंगे? हमने ये देखा था रो का वैल्यू आया था 3Q अपॉन 4 पाई कैपिटल RQ। रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मुझे पता है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है जो मैंने ग्रीन से बनाया है, मुझे उसका रेडियस पता है। अगर मुझे उसका रेडियस पता है तो मैं इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मुझे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है। अगर मुझे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है, मैं गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे Q इनक्लोज का वैल्यू मिल जाएगा क्या? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इंप्लाइज Q इनक्लोज हो जाएगा रो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। ये Qn का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो Qn कितना हो जाएगा? Qn हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। कितना होना है अपने पास? वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस इज इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? स्फीयर है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई RC स्क्वायर। दैट इंप्लाइज Qn कितना हो जाएगा? रो का वैल्यू क्या है हमारे पास? 3Q अपॉन 4 पाई RQ। 3Q अपॉन 4 पाई RQ और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई बाय 3 RC स्क्वायर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है? 4 पाई बाय 3 गायब हो रहे हैं क्या? गायब कर दो भाई साहब। 3 से 3 गायब, 4 पाई से 4 पाई गायब। तो Q इनक्लोज का वैल्यू आ रहा है Q टाइम्स ऑफ RC Q। यहाँ पे Q है, Q टाइम्स ऑफ RC Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R का Q। तो Q इनक्लोज की प्लेस में करना है, ये रखो Q टाइम्स ऑफ RC Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R का Q। अब इसको थोड़ा अच्छा से सिंपलीफाई करोगे ना, तो थोड़ा अच्छा सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है भाई साहब। ये RC स्क्वायर से ये Q गायब हो जाएगा। 4 पाई RQ मैं इधर भेज सकता हूं तो मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ रहा है Q डिवाइडेड बाय, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, E 4 पाई RC स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, बिल्कुल सही है। जो भी है भाई, जो भी कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा Q, एक एप्सिलॉन नॉट भी, सॉरी एक एप्सिलॉन नॉट भी है तो यहाँ पे हो जाएगा Q RC एप्सिलॉन नॉट RQ। इस तरह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है क्या? एक बार कैलकुलेशन बस चेक कर लेना अच्छे से, नहीं तो फिर सारा कचरा हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया है। Q इनक्लोज अपना अपन ने ये लिख दिया। मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं सही है कि गलत। मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ Q अपॉन RQ को। अब Q अपॉन RQ को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो Q अपॉन RQ का वैल्यू यहाँ से पिक कर सकते हैं क्या? Q अपॉन RQ का वैल्यू अगर आप यहाँ से पिक करोगे तो Q अपॉन RQ के प्लेस में लिख देंगे 4 पाई रो अपॉन 3। ये Q अपॉन RQ है, ठीक है, इसका नाम हो गया। Q अपॉन RQ के प्लेस में 4 पाई रो अपॉन 3 इस तरह से आ रहा है, रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q अपॉन RQ का वैल्यू लिख रहे हैं 4 पाई कुछ तो मिस्टेक हो रहा है भाई साहब। ये 4 पाई तो है यहाँ पे, वो कहाँ है? 4 पाई तो है, सॉरी ये RC गया तो ये 4 पाई भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 4 पाई, ठीक है। अब अगर मैं 4 पाई लिखूं, हाँ अब सही आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। तो Q अपॉन RQ का वैल्यू लिख देंगे 4 पाई रो अपॉन 3, ठीक है। बचे हुए टर्म को एज इट इज लिख दो, इधर RC इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा रो RC अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला मेरे को याद है सर, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। दोनों फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस है, दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। या अगर आपको कोई एक फॉर्मूला याद है तो एक में से दूसरे को कन्वर्ट करना अपने को आना चाहिए। हमने क्या बोला, देखो ये डेरिवेशन जो है वो स्कूल कॉलेज के एग्जाम में तो नहीं आने वाला,
डेरिवेशन मेडिकल के एग्जाम में भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चे तो बस याद रखेंगे, अच्छा भाई अगर मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो उसके कारण P क्या लिखेंगे, तो आउटसाइड पॉइंट पे तो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है तो kq/r² कर देंगे। सरफेस में वही स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे, जहां पर कैपिटल R जो है वो उस कंडक्टर का रेडियस है। और लास्ट में अपन ने क्या बोला कि अगर मुझे इनसाइड वाले पॉइंट पे फाइंड करना है तो देखो डेरिवेशन मेडिकल वाले बच्चों को तो नहीं याद रखना है, लेकिन अगर वो ध्यान से रखेंगे तो शायद अगर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आ गए तो वो सॉल्व कर सकते हैं। जेई वाले बच्चों को याद रखना है भाई, सब जेई वाले बच्चों के लिए कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं है। जेई वाले बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। क्या करना है, जिस पॉइंट पर भी कैलकुलेट करना है सी पॉइंट पर उसको रेडियस मानते हुए ग्रीन गॉसियन सर्फेस बना लिया, तुम कोई भी कलर का बना सकते हो, बस एक गॉसियन सर्फेस बना लो। अब एक गॉसियन सर्फेस बना लिया, अब वहां पर क्या करेंगे, हमने ये देखा था कि वो जो कंडक्टर है, वो जो स्फेरिकल कंडक्टर्स को पॉइंट चार्ज के जैसा मैं मान सकता हूं, तो पॉइंट चार्ज के जैसा अगर मैं मान सकता हूं इसका मतलब जो भी फील्ड लाइंस होंगे उसको रेडियली आउटवर्ड दिखाना है अपने को। अब फील्ड लाइंस को रेडियली आउटवर्ड दिखाने का मतलब है, तो जो फील्ड लाइंस है अगर मुझे उसको रेडियली आउटवर्ड दिखाना है तो हमने देखा कि जिस पॉइंट पर मैं आप फील्ड कैलकुलेट करना चाहोगे वहां पे फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड। अगर दोनों के दोनों रेडियली आउटवर्ड है, फील्ड और एरिया दोनों को दोनों रेडियली आउटवर्ड है, तो गॉसेस थ्योरम को EDA cos 0 सिंपल लिख सकते हैं। अब जैसा यहां पर फील्ड होगा वैसे यहां पे होना चाहिए, वैसे यहां पे और वैसे यहां पे। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिमेट्री दिख रही है अपने को, तो E कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर d आएगा, cos 0 क्या हो गया 1 हो गया। dA का मतलब हो गया जब इंटीग्रेशन के अंदर लिखोगे तो ये जो गॉसियन सर्फेस उसका एरिया कितना होता है 4 पाई r² होता है। अच्छा, Q इनक्लोज मैंने अलग से सिंपलीफाई करके लिखा है। Q इनक्लोज निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे, रो का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। एक बार आपको रो का वैल्यू मिल गया तो रो मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको Q इनक्लोज का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार Q इनक्लोज का वैल्यू मिला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास दो तरह के फॉर्मूला आया है। एक फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है, देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन, इसको मैं k भी लिख सकता हूं ना, एक फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला तुमको याद रखना है वो बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये नोट कर लेना। फॉर्मूला क्या याद रखना है, पहला फॉर्मूला इज KQ R। पहला फॉर्मूला जो आप याद रखोगे वो क्या है, KQ R अपॉन RQ आएगा क्या, पहला फॉर्मूला आप जो याद रखोगे वो क्या है, KQ/RQ, जहां पर R क्या है, सेंटर से दूरी है इनसाइड पॉइंट की, सेंटर से दूरी है इनसाइड पॉइंट की, जहां पे P कैलकुलेट करना है। और इसको इसी को आप कैसा लिख सकते हो, रो R/3 दोनों में से आपको जो भी फॉर्मूला याद है आप याद रख लेना, लेकिन कन्वर्जन आना चाहिए। इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब फिर से आगे में क्या करेंगे, ये जो फील्ड्स मैंने बताए हैं उसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ ऐसा है ना कि ऐसा होता है कि क्या बोलूं, खाने के बाद मीठा खाना जैसे जरूरी है तो डेरिवेशंस के बाद ग्राफ देखना जरूरी है। और ग्राफ से तो मेडिकल वाले एग्जाम में हर के क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली, ग्राफ बता दो, पोटेंशियल का ग्राफ बता दो, फील्ड का ग्राफ बता दो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से हम डिवाइड करेंगे r, यहाँ पर हम रखने वाले हैं स्मॉल r सेपरेशन फ्रॉम सेंटर, और यहाँ पर रखने वाले लिक्विड। अभी देखिए 0 से r के बीच में रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट है ना, ये y इक्वल्स टू mx के जैसा ग्राफ बन जाएगा। y इक्वल्स टू mx का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ इस तरह से दिखाएंगे क्या, हां या ना। E और R में डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन मतलब R बढ़ाओगे तो रिलेटिविटी भी बढ़ेगा। कब तक, जब तक स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R ना हो जाए। जैसे ही स्मॉल r का वैल्यू, देखो जैसे ही स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R पुट करोगे तो वो KQ/R² हो जाएगा क्या, यही तो आया था सरफेस वाले पॉइंट पर। सरफेस वाले पॉइंट पर फील्ड कितना आया था, KQ/R² आया था, देखो यहाँ पे रखने से आपको मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो स्फीयर होता है वो तो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है, तो पॉइंट चार्ज में जो फील्ड लाइंस बनते थे या जो मैग्नीट्यूड बनता है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है क्या? तो इस तरह का ग्राफ जो होगा फील्ड का वो आपको दिखेगा। देखो मैंने आपको इन टोटल अभी क्या करा दिया, वो जो पहला टाइप था कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, ये सब में वैल्यूज बता दिया, फील्ड कैलकुलेट करना सिखा दिया। और यहाँ पर आज मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट का लिखना सिखा दिया। और ग्राफ मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर तुमको याद करना है, याद करना है मतलब वैल्यूज, फॉर्मूलाज, डायग्राम, ग्राफ हर बात आपको याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितना अच्छा से याद रखोगे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इतना कहने देते हैं, मुझे लगता है लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, पोटेंशियल नेक्स्ट वाले क्लास में डिराइव कर देंगे। ठीक है, आज के इतना ही रख देते हैं।